उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने शामली की कमला कॉलोनी में स्थित व्यापारी नेता एवं भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अंकित गोयल के आवास पर बजट पर चर्चा करते हुए बजट को हर प्रकार से उपयोगी बताया और भविष्य के लक्ष्य की योजनाओं की जानकारी दी। इससे पहले कुंवर बृजेश सिंह का अंकित गोयल के पिता झिंझाना के एक्स चेयरमैन राकेश गोयल ने पगड़ी और पट्टा पहनाकर हार्दिक स्वागत किया। इसके अलावा व्यापार मंडल के पहुंचे साथियों ने भी माल्यार्पण करके उनका हार्दिक स्वागत किया तथा मंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। सुनिए बजट के ऊपर क्या कुछ कहा माननीय मंत्री ने। मैं अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आदरणीय श्री सुधीर जैन जी हैं, वो माल्यार्पण कर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे पड़ोसी भी हैं जी शामली सुधीर जैन जी और बहुत सीनियर यहाँ के सीए हैं हमारे। मैं आदरणीय डॉक्टर मुकुट मोहन संगल जी हमारे संरक्षक, आपसे भी निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे व्यापार अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई अनुराग जैन जी मौजूद हैं, वो भी माननीय मंत्री जी का सभी व्यापारियों आपके फादर मेरे लाल हो गए राजकुमार रावत जी। सर उनको मेरा नमस्कार है। आयुर्वेद कॉलेज, हाँ जी, गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज, गुरुकुल में सन 73 आप मंच पे मौजूद थे। इसका देश के लिए प्रस्तुत किया। उसी के निमित्त आज मैं शामली जनपद में उस बजट के केंद्र सरकार ने क्या देश की जनता को दिया है, किन वर्गों को क्या ध्यान रखा है, उसी बजट से प्रेस वार्ता हेतु आपके जनपद में हूँ। आज मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के पूर्व विधायक हैं तेजन मेघवाल जी हैं, उद्योग भारती के अंकित जी हैं, पिताजी के झिंझाना चेयरमैन। जब मैं बजट की चर्चा पे आता हूँ तो आप ये कह सकते हैं, चूंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप लोगों से बजट पे चर्चा करना है। 2014 से पहले का भारत और 2014 से 2025 तक के भारत को आप सबने भी अपनी आंखों से देखा और अपनी लेखनी से उसको बार बार लिखा भी है। अच्छाई भी लिखी है, कमियां भी लिखी है। पत्रकार एक समाज का वो दर्पण होता है जिसके द्वारा समाज में वो चीज जाती है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। सरकार तक भी वो बहुत सी बातें पहुंचाने का काम करता है। आप सब वो माध्यम है, इस नाते ही आज आपके बीच में आया हूँ। और जब मैं 2025-26 के बजट की बात करता हूँ, ये बजट हमारा 4 स्तंभों पर आधारित है। उसका पहला स्तंभ है कृषि। यदि मैं 4 मेजर इंजन्स की बात करूं तो पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा हमारा एनर्जी है, और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है उसका वित्तीय समावेश। वो हमारा इसका चौथा स्तंभ है। देश के प्रधानमंत्री जी का सदैव ये सोचना रहा है कि देश का यदि विकास करना है, देश को गति के पथ पर ले जाना है, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो वो जो उनका मूल सिद्धांत है, जो संगठन का मूल सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस उद्देश्य को लेकर ही 2014 से लेकर आज 2025 में जब हम मोदी 3.0 में चल रहे हैं, उसी का ये आधार है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं, किसी भी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उसका मध्यम वर्ग होता है। तो लंबे समय से विभिन्न एसोसिएशंस के माध्यम से, विभिन्न करदाताओं के माध्यम से बड़े लंबे समय से डिमांड थी कि जो टैक्सेशन की छूट है और जो टैक्सेशन की लिमिट है उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 लाख तक की उस सीमा को हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया। और उसको जो टीसीएस है, जैसे टीडीएस था वो 2.40 लाख से उसको 6 लाख किया, फिर टीसीएस को 7 लाख से 10 लाख किया। तो यदि इन दोनों के हम अंतर को देखें तो 12 लाख तक की जो सामान्य आय वाला हमारा टैक्स पेयर है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और उसको जो बेनिफिट है
वो लगभग 80 लाख रुपए का टैक्सेशन बेनिफिट, 80 लाख। आज के टैक्सेशन पीरियड में देखें तो वो 100% उसकी कर देयता के बराबर है। 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को जब 70,000 का लाभ प्राप्त होगा तो वो उसके लिए एक, यदि आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो वो एक बड़ी डिमांड भी थी और उसके लिए वो संजीवनी साबित होगा। उस निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए ही हम ही लोग सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे काम करना प्रारंभ किया था, और मात्र वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक अलग कैटेगरी के लिए आवास थे, लेकिन उसमें भी हम लोग और ऊपर बढ़े और इस मीडियम इनकम ग्रुप के लिए हम लोगों ने, या हमारी सरकार ने, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम लोगों ने समझा। उसके लिए इस बजट में स्वामी फंड 2 लॉन्च किया। इस फंड से हम 15,000 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक घरों का हम निर्माण करेंगे और 2025 के अंदर ही हम लोगों ने 40,000 घरों को बना करके उनको वितरण करने का हमने इस बजट में टारगेट किया है। ये दर्शाता है कि हम लोग अपने, जो हमारा मध्यम वर्ग है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी जितनी है, हमारी सरकार का प्रति, हमारी सरकार का जो विश्वास उनके प्रति है, ये प्रधानमंत्री जी की उस सोच को दर्शाता है। मैंने पहले कहा था कि वो एग्रीकल्चर हमारा एक पिलर है इस बजट का। उस कृषि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है। कुछ बहुत अधिक उत्पादक वाली चीजें हैं और कुछ कम उत्पादन वाली चीजें हैं। लगभग 100 नंबर्स में जो 100 कम उत्पादकता वाली चीजें हैं और जो कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिले हैं, उनको हम इस योजना में शामिल करेंगे। ये उनकी जो उत्पादकता है उसको बढ़ाने में, भिन्न प्रकार की फसलों को और उगाने में, और जो परमानेंट एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है या जो मेथड्स हैं, उन सब को अपनाने में ये हमारे किसानों की मदद करेगी। भंडारण हो, सिंचाई सुविधाएं, उसमें हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसान की आय को दोगुनी करूंगा। उस क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र में जो रोजगार की कमी है, उसके लिए भी हम एक ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कौशल विकास, निवेश और तकनीक, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पार्ट है, इन तीनों के माध्यम से, कौशल विकास, निवेश और तकनीक, हम इससे कृषि में नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और हम काफी लोगों को इससे रोजगार देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक 6 ईयर मिशन है। जो दालें हैं हमारी, उन पे दालों में हम डिपेंडेंट हो, हम दूसरों पे कुछ चीजों में डिपेंड है, और हम बनाएंगे 6500 छात्रों को इससे लाभ होगा। आज का एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें इतनी रिसर्च की संभावनाएं हैं। आने वाले समय में एक बड़ा, बहुत सी चीजें इस एआई के माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी पता करने में सफल होंगे। तो उस एआई फॉर एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए एक एक्सीलेंस सेंटर केंद्र सरकार स्थापित करेगी। जहां तक मेडिकल एजुकेशन की बात है, देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने की बात है, तो मेडिकल कॉलेजों की सीटों में भी लगभग अभी तक 130% की वृद्धि हुई है, और इसको और आगे बढ़ाते हुए अगले 5 सालों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। 2024 के बजट में निजी क्षेत्र द्वारा जितनी रिसर्च में, डेवलपमेंट में और कुछ न्यू इनोवेशंस में जो हमने पहले से लागू कर रखी है, उसको हमने और 20,000 करोड़ देने का
काम किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सब आज की तारीख में जानते हैं, इस देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब लगभग 1 करोड़ से अधिक जो गिग वर्कर्स हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उन सबको सरकार ने रिसर्च करके समझा है और उन्हें ई श्रम पोर्टल पे हम लोग उनको रजिस्टर्ड करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके तहत हम उन सब को जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब हम देंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग डे केयर कैंसर सेंटर की भी सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। इस बीमारी में बहुत बढ़ावा हो रहा है, अलग अलग तरह के उसके कारण हैं, लेकिन इस देश के अंदर 2018 से अब तक, क्योंकि 2017 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, 2018 से अब तक जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ परिवारों को हम लोगों ने स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी है और ये भारत की आबादी का लगभग 80% हिस्सा है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए हमने इस जल जीवन मिशन को केंद्र सरकार ने 2028 तक बढ़ाया है और इसके लिए जितना बजट एलोकेशन था उस बजट को भी हम लोगों ने बढ़ाया है। किसी भी जिसको कहूं कि मैं आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ेगी, उस पर क्या करना चाहिए, तो वो किसी भी देश के लिए जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो उसका निवेश है पब्लिक, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। उस सेक्टर में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने कई प्रोग्राम जारी किए। देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आने वाले कुछ समय में ये देश तीसरे स्थान पर होगा। तो उसी में 2024-25 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.8% है। जो बजट का जो अनुमान है 4.9% उससे नीचे आया है। अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी इस घाटे के लक्ष्य को केंद्र सरकार ने घटाकर 4.4% किया है। एमएसएमई सेक्टर पे मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि वो 4 पिलर में से एक पिलर है और 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं। और मैं जिनके आवास पर बैठा हूं वो हमारे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए स्वयं एक कार्यकर्ता हैं, वो स्वयं में लघु उद्योग भारती को देखते हैं और ये लगभग 36% योगदान प्रोडक्शन में देते हैं एमएसएमई। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, जो टर्नओवर की लिमिट्स हैं, उसको 2.5 गुना और 2 गुना हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन लोगों का जो क्रेडिट गारंटी कवर था उसको 5 करोड़ से बढ़ाकर हम लोग 10 करोड़ कर रहे हैं। स्टार्टअप शब्द मोदी जी को बनने के बाद इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ, उसको भी हमने 10 करोड़ से क्रेडिट गारंटी जो थी वो 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर रहे हैं। और गारंटी शुल्क जो था उसको 27 फील्ड में केवल 1% तक हम लोगों ने किया है। 5 लाख रुपए की जो क्रेडिट लिमिट थी, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड, उसके हम इन लोगों को उपलब्ध कराएंगे और लगभग 10 लाख ऐसे कार्ड हम जारी करेंगे। और स्टार्टअप्स के लिए 91,000 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता के साथ ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड पहले से हम लोगों ने उसको स्थापित कर लिया है। 10,000 करोड़ के शुरुआती योगदान के साथ एक नया फंड ऑफ फंड्स हम लोग स्थापित कर रहे हैं। एक अलग अलग प्रकार के बहुत से क्षेत्र हैं, उसमें फुटवियर है, उसमें प्लास्टिक उद्योग है, उसमें खिलौना उद्योग है। इन सब को बढ़ाने के लिए भी सदैव, और खिलौना उद्योग भारत का पौराणिक उद्योग है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इस पूरे मार्केट पर हमारे बगल के देश ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश वोकल फॉर लोकल बने और आज उस खिलौना उद्योग के अंदर एक अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है। उन सब को बढ़ावा देने के लिए हम सब लोगों ने बहुत ऐसे, चाहे वो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग तरह के ऋण हैं, और यदि बात करूं छोटे बड़े और बड़े उद्योग के लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की भी शुरुआत इस बजट में हम लोगों ने की है। और इस मिशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट अपना एक अलग रोड मैप केंद्र सरकार उनको देगी और उस आधार पर पूरी नीति के साथ हम लोग कार्य करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की, एक डेवलपमेंट कंट्री को जो बेस है उसको बनाने के लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। जब हम स्टेट की बात करते हैं सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो जब हम इस स्टेट की बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण सहायता के रूप में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान भी
इस बजट में किया गया है। मोनेटाइजेशन योजना प्लान सफल हुआ था। दूसरी योजना 2025 से 2030 के लिए शुरू करने की घोषणा की है और 10 लाख करोड़ की पूंजी नए प्रोजेक्ट्स में लगाई जाएगी। ये हम लोगों ने उसका लक्ष्य रखा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे बने, हम अपने एनवायरमेंट की रक्षा कैसे कर सकें, उसमें अब बहुत सी चीजें हैं जिन पे पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल हो, टरबाइन्स हो, सौर एनर्जी हो, उन सब पे भी एक बड़ा अच्छे से इस बजट के अंदर पूरी योजना रचना बनाई गई है। किसी भी देश की शहर उस देश की पहचान होते हैं। उन शहरों को मानक के अनुरूप हम सारी सुविधाएं प्रदान कर सकें। वहाँ रहने वाले जो श्रमिक वर्ग दूसरे प्रदेशों से आता है, दूसरे गांव से आता है, उन सबको भी हम लोग अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसके लिए एक अलग से पुनर्कल्पित भारत केंद्र की हम लोगों ने जीडीपी की दृष्टि से देखते हैं। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ है और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश के लिए बजट एक महत्वपूर्ण उसका अंग होता है। अपने पूरे 1 साल की योजनाएं, कार्य योजनाएं उस बजट के माध्यम से क्या हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हमारे एसेट्स होंगे, क्या हमारी इनकम्स होंगी, वो सब पूरा वित्त मंत्री जी के भाषण को भी आप लोगों ने सुना होगा। उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे। सरकार और संगठन का निर्देश था कि हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके वहाँ के सम्मानित पत्रकार बंधुओं को इसकी जानकारी दें और उसके माध्यम से उस जनपद में रहने वाले लोगों के बीच में जानकारी अधिक से अधिक पहुंचे। इसी उद्देश्य के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया था। मुझे अपने विषय में इतना ही रखना था। शेष आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब। सर, आपने बजट पर चर्चा की, पश्चिम में के लोगों को बजट में क्या मिला? देखिए, दिक्कत ये रही है मित्र कि 2000